हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइंस गुरुकुल में। यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है फ्रेंड। आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सेकंड पार्ट है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे थ्योरी चैप्टर को। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट लाया जाएगा जिसमें हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। यदि इससे पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो इसका चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे ज़रूर आप देखें फर्स्ट पार्ट को। चलिए फ्रेंड, आज के हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला कि चालक पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब हर एक पदार्थ का अलग अलग प्रतिरोध होता है फ्रेंड। ठीक है। सेकंड पार्ट सेकंड पॉइंट निकल के आता है, आप लिखिएगा कि किसी चालक के ताप पर, यानी ताप बढ़ने से क्या होता है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। हम लोग बोल सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। अगला पॉइंट निकल के आता है कि किसी भी चालक की लंबाई पर, यदि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी भी तार का प्रतिरोध क्या होता है, उसके लंबाई का समानुपाती होता है, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट निकल के आता है आपका कि तार की मोटाई पर, किसी भी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः हम बोल सकते हैं कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल L/A। जब प्रोपोर्शनल यहाँ से हटता है तो आपका निकल के आता है R बराबर रो L/A। ठीक है, रो इज ए कांस्टेंट। रो क्या है, एक प्रकार के मेरा कांस्टेंट है जिसे किसी भी चालक तार का प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव की प्रतिरोधकता के SI मात्रक क्या होता है। फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि चांदी विद्युत का उत्तम सुचालक है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, यही इसका रीजन है फ्रेंड। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका लिखिएगा कि किसी भी प्रतिरोधों का समूहन, या बोल सकते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर। ठीक है, तो इसको जनरली दो ग्रुप में बांटा जाता है या दो ग्रुप में हम लोग जोड़ते हैं किसी भी रेसिस्टेंस को। पहला ग्रुप आपका निकल के आता है श्रेणी क्रम, यानी बोल सकते हैं क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें हम लोग कैसे प्रतिरोध को जोड़ते हैं। तो बोलता है कि इस समूह में सभी प्रतिरोधों से समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यही पॉइंट आपको नोट करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सभी भी प्रतिरोधों से समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन सभी प्रतिरोधों के विभवांतर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस पर नोट कीजिएगा आप। इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड, कि इसका समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यदि इसको हम लोग लिख सकते हैं आप कि अर्थात R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, यानी जितना नंबर ऑफ मेरा रेसिस्टेंस रहेगा सबको क्या करना है, ऐड कर देना करना है। इस तरह से हम लोग पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकालते हैं। दूसरा निकल के आता है मेरा समानांतर क्रम, जिसको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों से, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर समान हो। वहाँ मेरा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी समान हो रहा था, विभवांतर अलग अलग हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है कि विभवांतर आपका सेम होगा और प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा क्या होगा, अलग अलग होगा फ्रेंड्स, यही याद रखना है। यदि हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट, यानी जितना नंबर ऑफ मेरा रेसिस्टेंस रहेगा उतना 1/R करके ऐड करते चलना है। अगला पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है।
तो वह गर्म हो जाता है और इसी धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अतः यहाँ से निकल के मेरा आता है कि H बराबर I² RT जूल। ठीक है, I² RT। अगला पॉइंट आप लिखिएगा कि ऊष्मा का SI मात्रक, ठीक है, जूल होता है, बट CGS मात्रक उसका कैलोरी होता है। ठीक है, ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है, लेकिन CGS मात्रक क्या होता है? आपका कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। इसको भी आप नोट कीजिएगा। आगे हम लोग समझते हैं कि विद्युत शक्ति क्या होता है, जिसे इलेक्ट्रिक पावर हम लोग बोलते हैं। बोलता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में जिस दर से मेरा विद्युत ऊर्जा की खपत होती है उसे हम लोग विद्युत शक्ति बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। विद्युत शक्ति के SI मात्रक यदि हम निकालेंगे तो ठीक है, जूल पर सेकेंड, अर्थात इसी को क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। अतः हम लोग विद्युत शक्ति बराबर लिख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा बटे समय। क्या लिख सकते हैं? विद्युत ऊर्जा बटे समय लिख सकते हैं। डेट मीन्स क्या हो निकल के आया कि P बराबर यानी पावर बराबर W/T। अब समझिए हम लोग कि W को क्या लिख सकते हैं? Q V लिख सकते हैं बाई T। अब V बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? VIT/T। तो T मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आता है आपका कि P बराबर IV। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट आप नोट कीजिएगा मेरे साथ कि 1 kW बराबर कितना होता है? तो 1 kW बराबर 1000 वाट होता है। और 1 kWh बराबर फ्रेंड यदि हम आपसे पूछा जाए कि 1 kWh बराबर क्या होता है, तो आप इसको निकालिएगा कि 1 kW बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब देखिए 1 किलोवाट बराबर आप क्या जानते हैं? 1000 वाट जानते हैं। और 1 आवर को क्या कीजिए? कन्वर्ट कर दिए हम मिनट और सेकेंड में। तो जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से निकल के आपका आता है कि 1 kWh बराबर, ठीक है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तब इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरण पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि ऊष्मीय प्रभाव पर मेरा कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या आधारित उपकरण है जो काम करता है। तो पहला इसमें आप लिखिएगा बिजली का हीटर, ठीक है, विद्युत आयरन यानी इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, सोल्डरिंग रॉड इत्यादि। ये सब मेरा क्या है? ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है फ्रेंड्स। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट आप लिखिएगा कि नाइक्रोम का प्रतिरोधकता तथा गलनांक बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये विद्युत आयरन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा फ्रेंड्स कि टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत बल्ब का तंतु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि टंगस्टन धातु या बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है फ्रेंड्स? आपका टंगस्टन का बना होता है। इसको याद रखिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? तो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिए कि विद्युत फ्यूज जो होता है आपका सीसा और टीन का मिश्रण होता है। एक मिश्र धातु है जिसका प्रतिरोध, ठीक है, अधिक, लेकिन गलनांक बहुत ही क्या होता है? कम होता है। तो फ्रेंड आज के सेशन के लिए इतना ही। हम लोग अगला पार्ट में इसका, ठीक है, MCQ को सोल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अभी तो क्लास आपको अच्छा लगा हो तो जाते जाते सेशन को लाइक कर दे और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए